नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य अध्ययन के दूसरे भाग को देखेंगे। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है वो यही है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, और भारतीय संविधान के जो भाग 3 है उसमें आपका मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सब्जी, फल और केंचुआ ये तीनों बायोडिग्रेडेबल हैं। जीवाणु तथा फंगस आदि के द्वारा जो पदार्थ अपने संघटकों में टूट जाते हैं उसे बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारतीय मृदा में कमी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और पौधों के वृद्धि तथा विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, और सुरक्षा परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। 5 जो अस्थायी सदस्य देश हैं वो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के साथ। जो 3 बीघा विवाद है वो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश भारत की सीमा से सबसे अधिक सीमा साझा करता है, और भारत का एक ऐसा राज्य है त्रिपुरा जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब यही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और यहाँ पे ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का जो संकेत बिंदु होता है वो उद्देश्यों एवं विचारों की समानता होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेघा पाटेकर का जो संबंध है
और नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। मेघा पाटेकर एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक हैं। यह पर्यावरण सक्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखा जाए। 10वां प्रश्न है कि HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML का फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में आर्टिकल 84 के तहत जो उसके 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। बोको हराम नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है वहीं वो राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। और उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत ही प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और आर्टिकल 21 के तहत ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1/10। लोकसभा का कोरम का मतलब होता है कि जो आपका मीटिंग होता है, सदन चलने के लिए जो सदस्यों की संख्या है, तो उसका मतलब यही है कोरम का मतलब। तो जो लोकसभा का कार्यवाही स्टार्ट करने के लिए कम से कम जितने भी सदस्य हैं, जो कुल सदस्यों की संख्या है उसके 1/10 भाग सभा में उपस्थित होने चाहिए, तभी लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट होगी। लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्यों का जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जब 1944 में इनको जेल हुआ था 5 महीने के लिए, अप्रैल से सितंबर तक, तो अहमदनगर जेल में ही इस पुस्तक का जो है कि इन्होंने लिखा इस पुस्तक को, और इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 14 नवंबर 1946 को लॉन्च हुआ। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार का सहारा लेते हुए अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो कोर्ट में जा सकता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में जो 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। और किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत
वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। ये अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है उसके अधिकार के रक्षा के लिए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के आधार पर। जो लोकसभा में राज्यों की जो सीटें होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर बांटी गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 81 है उसके पैरा 2 में इसका वर्णन किया गया है। और जो लोकसभा क्षेत्र होता है वो 10 लाख संख्या पर एक क्षेत्र बनाया जाता है। आइए, और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही यह जो है कि निश्चित हुआ था कि जो लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या होगी वो 10 लाख होगी। 10 लाख संख्या पर एक सांसद चुना जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 से 312 तक है और 309 से 312 तक अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ और इसी समय जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे वो भारत के राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शासनकाल में ही सूचना का अधिकार विधेयक जो है कि लागू हुआ था और ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है और इस मिसाइल का जो नाम है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नागौर राजस्थान। भारत में 2 अक्टूबर 1959 में जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था वो नागौर राजस्थान से हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। जो भारत का पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी जगह है और जैव विविधता की दृष्टि से पूरे विश्व में पश्चिमी घाट का 8वां स्थान है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 46। मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 46 है या 23 जोड़ा कह सकते हैं और जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा में समान होते हैं। एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो डिफरेंट होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
28वां प्रश्न है कि इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वसा। वसा में अधिकतम ऊर्जा पाई जाती है और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊष्मा जो कि ऊर्जा पाई जाती है। और वसा के जो मुख्य स्रोत हैं वो मक्खन, घी इत्यादि हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सभी देशों के मूल अधिकार का अभिन्न अंग। सभी देशों के मूल अधिकार का जो अभिन्न अंग होता है वो वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत हैं वो आंवला, अमरूद, चेरी, संतरा इत्यादि हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि राज्य के मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं उसका चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है और यह वरिष्ठ जो है कि सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 25 नवंबर। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व में महिलाओं के प्रति बढ़ते हिंसा और अत्याचार के प्रति लोगों के ध्यान को आकर्षित किया जाए। इसीलिए 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिनौला, गुड़गांव। गुड़गांव में एक बिनौला जगह है, वहीं पर भारत के जो प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय था उसका नींव रखा गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई वीडियो की अपडेट जितनी भी है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।